प्रिय विद्यार्थियों, हम सार्कोस्पोरा कवक अर्थात फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एलैक्सोपोलस के अनुसार इसका जो वर्गीकरण है निम्न प्रकार है वो देखेंगे। इसका किंगडम या जगत माइकोटा, इसका प्रभाग यूमाइकोटा डिवीज़न, उपप्रभाग सब डिवीज़न ड्यूट्रोमाइकोटिना, रूप वर्ग हाइपोमाइसिटीज फ्रॉम क्लास, फ्रॉम ऑर्डर रूप गण मोनिएल्स, फ्रॉम फैमिली रूप कुल डेमिचेसी और फ्रॉम जीनस रूप वंश सार्कोस्पोरा है। एलैक्सोपोलस और मिम्स ने 1979 के अनुसार उन्होंने इसका वर्गीकरण इस रूप से दिया। इसका जगत माइसिटी डिवीज़न एमिस्टोगोमाइकोटा, उप डिवीज़न ड्यूट्रोमाइकोटिना, रूप वर्ग ड्यूट्रोमाइसिटीज, रूप उपवर्ग हाइपोमाइसिटीज, रूप गण मोनिएल्स, रूप कुल डिमिशेसी, रूप वंश सार्कोस्पोरा। अब हम इसकी देखेंगे हैबिटेट या इसके अंदर अक्रेंस, ये प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ पाई जाती है। सार्कोस्पोरा भी एक व्यापक वंश है जिसकी 3800 से भी अधिक रूप जातियाँ पाई जाती हैं। इसकी विभिन्न जातियाँ मृतोपजीवी अर्थात मृत ऑर्गेनिक पदार्थों से अपना भोजन लेती हैं और कुछ परजीवी रूप में पाई जाती हैं जो जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। अधिकांश जातियाँ परजीवी होती हैं जो परपोषी पर पर्णचित्ती रोग लीफ स्पॉट डिजीज़ अथवा टिक्का रोग उत्पन्न करती हैं। सार्कोस्पोरा की कुछ प्रमुख रोगजनक जातियाँ, कुछ मुख्य जातियाँ इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम सार्कोस्पोरा पर्सिनेटा, यह मूंगफली में टिक्का रोग का कारक है तथा भारत में मूंगफली में उगाए जाने वाले सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाया जाता है। इस चित्र के अंदर ये टिक्का रोग के द्वारा ग्रसित मूंगफली की पत्तियां बताई जा रही हैं आपको। इसके अलावा जो है और भी जातियां हैं जो कि रोग उत्पन्न करती हैं, जैसे सार्कोस्पोरा इंडिका के जीनस कजान अरहर की पत्तियों पर पर्णचित्ती रोग उत्पन्न करती है। साइकस हिबिस्कस, यह भिंडी पर पर्णचित्ती रोग उत्पन्न करती है। साइकस म्यूजी, ये केले के ऊपर पर्णचित्ती रोग उत्पन्न करती है। साइकस कॉफिकोला, ये कॉफ़ी के ऊपर पर्णचित्ती रोग उत्पन्न करती है। इसके अलावा साइकस विटिकोला, यह चुकंदर को संक्रमित करती है। इसी तरह से साइकस गोसिपिना कपास के पौधों में पर्णचित्ती रोग उत्पन्न करती है। साइकस एरिकिडिकोला, यह जाति भी मूंगफली में टिक्का रोग उत्पन्न करती है। इसका संक्रमण कुछ सीमित क्षेत्रों में ही होता है। अब अपन देखेंगे इस रोग के लक्षण। रोग लक्षण 1 से 2 माह आयु के पौधों पर प्रकट होने लगते हैं। पत्तियों की ऊपरी सतह पर गोल अथवा अनियमित आकार की पीली चित्तियाँ प्रकट होती हैं। इनका व्यास लगभग 1 से 6 मिलीमीटर तक होता है। इन चित्तियों के चारों ओर पीले रंग का प्रभाव मंडल दिखाई देता है। प्रभाव मंडल हेलो। धीरे धीरे ये चित्तियाँ काली पड़ जाती हैं जो कि कवक द्वारा उत्तक के कारण होती हैं, जैसे कि चित्र में भी दिखाई दे रहा है लीफ स्पॉट के रूप में। इन क्षेत्रों में कवक के कॉनिडियोफोर समकेंद्रिक वलयों के रूप में विकसित होते हैं क्योंकि कवक की वृद्धि केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होती रहती है। चित्तियों के उत्तक क्षेत्र पत्तियों की दोनों सतह पर होते हैं। सामान्यतः रोग लक्षण पत्तियों पर ही प्रकट होते हैं, परंतु उग्र संक्रमण की दशा में स्तंभ पर भी ये प्रभावित होते हैं। ये स्तंभ को भी ये संक्रमित करते हैं। पादप कमजोर हो जाता है तथा अधिकांश पत्तियां झड़ जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषी क्रिया कम हो जाती है तथा पैदावार कम हो जाती है। अब हम देखेंगे इसका थैलस कायिक संरचना। कवक जाल इसका जो है वो शाखित पटयुक्त तथा काचाभ होता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कवक जाल। इसकी प्रत्येक कोशिका बहुकेंद्र की होती है। सार्कोस्पोरा पर्सिनेटा का कवक जाल आंतरिक होता है जो परपोषी उत्तकों के अंदर अंतरकोशिकीय अवकाशों में वृद्धि करता है। कवक जाल से शाखित चूषकांग विकसित होते हैं जो पर्णमृदुत्तक कोशिकाओं में प्रवेश कर पोषण अवशोषण करते हैं। सार्कोस्पोरा एरिकिडिकोला का कवक जाल दोनों बाह्य व आंतरिक कवक तंतुओं से निर्मित होता है। इसका आंतरिक कवक जाल प्रारंभ में अंतरकोशिकी होता है जो बाद में अंतःकोशिकी हो जाता है। यह कवक जाल चूषकांकों का निर्माण नहीं करता है।
अब हम देखेंगे सार्कोस्पोरों में जनन। सामान्यतः सार्कोस्पोर में केवल अलैंगिक जनन होता है। सार्कोस्पोरा में कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जो लंबे वृंत सदस्य कोनिडियोफोर्स पर उत्पन्न होते हैं। परिपक्व होने पर कवकजाल परपोषी की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के नीचे उपरंध्रीय गुहा में एकत्र होकर गहरे भूरे रंग का संघन आभासी मृदुत्की पिंड सूडोपेरेन्काइमेटस मास का निर्माण करता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे कि चित्र के अंदर सी में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें किस तरह से स्ट्रोमा का निर्माण होता है, जो है ये एपिडर्मिस के नीचे। स्ट्रोमा में अनेक ऊर्ध्व अशाखित बहुकोशिकीय कोनिडियोफोर समूह में विकसित होते हैं। कोनिडियोफोर्स के दबाव में बाह्य त्वचा फट जाती है तथा ये उभरकर बाहर की ओर निकल जाते हैं या प्रदर्शित होते हैं। प्रत्येक कोनिडियोफोर के शीर्ष पर एक कोनिडिया विकसित होता है। कोनिडियम के निर्माण के पश्चात कोनिडियोफोर पुनः वृद्धि करता है, जिसके फलस्वरूप पहला बना कोनिडियम पार्श्व स्थिति में आ जाता है तथा शीर्ष पर नया कोनिडियम विकसित होता है। सामूहिक रूप में एसरवुलस आकृति का निर्माण होता है। इस क्रिया की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार कोनिडियोफोर पर एक से अधिक कोनिडियम देखे जा सकते हैं। जिस स्थान पर कोनिडियम पृथक होते हैं वहाँ एक निश्चित स्थान कोनिडियल शेष रह जाता है। प्रत्येक कोनिडियम रंगहीन बेलनाकार, जैसे ये चित्र डी के अंदर दिखाई दे रहा है, कोनिडियम रंगहीन बेलनाकार, सीधा अथवा वक्रीय अथवा अनुप्रस्थ पट युक्त होता है। इसमें पटों की संख्या 2 से 12 तक होती है। ये 32 से 108 माइक्रोन लंबे तथा 3 से 6 माइक्रोन चौड़े होते हैं। इनका प्रकीर्णन वायु अथवा वर्षा बूंदों द्वारा होता है। ये परपोषी सतह पर एक से अधिक जनन नलिकाओं के निर्माण द्वारा अंकुरित होते हैं तथा जनन नलिकाओं की वृद्धि व शाकरण से कवकजाल का निर्माण होता है। सार्कोस्पोरा की कुछ जातियां पूर्ण अवस्थाएं भी ज्ञात हैं। सार्कोस्पोरा पर्सिनेटा की पूर्ण अवस्था माइकोस्पोरोबर्केलाई तथा सार्कोस्पोरा एर्किडिकोला की पूर्ण अवस्था माइकोस्पोरा एर्किडिकोला होती है। अब अपन देखेंगे लैंगिक फनल काय। सार्कोस्पोरा के अंतर्गत साधारणतः लैंगिक जनन नहीं होता है, परंतु सार्कोस्पोरा की कुछ प्रजातियों में लैंगिक फलनकाय देखे गए हैं, जिन्हें एस्कोमाइकोटिना के वंश माइकोस्फेरेलिला में रखा गया है। अब हम देखेंगे इसका जीवन चक्र। जीवन चक्र में चूँकि लैंगिक जनन नहीं होता है तथा साधारणतः कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक प्रजनन ही होता है, अतः इसमें कोई भी पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है। तो इसके अंदर केवल सार्कोस्पोरा के अंदर अलैंगिक जनन होता है। सार्कोस्पोरा जो कवक जाल है उससे कोनिडियोफोर बनते हैं। कोनिडियोफोर एसरवुलस बनाते हैं, जिसके अंदर कोनिडियम होते हैं, और ये कोनिडियम अंकुरित होकर वापस से सार्कोस्पोरा जो है कवक जाल का निर्माण करते हैं।